अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। हुकूमत के दावे भी आपने सुन लिए जो कि पुरएतमाद दिखाई दे रही है कि उन्हें शायद कोई नहीं हिला सकता फ़िलहाल, और दूसरी जानिब अपोजिशन की डिटर्मिनेशन भी आपने देख ली जो कि ये तय कर चुकी है कि अब आर या फिर पार। आज सबसे पहले इसी बात पर बात करेंगे कि अब ये आर होने जा रहा है या पार होने जा रहा है सारा मामला, क्योंकि जो कुछ ऑपोजिशन कर सकती थी, जल्द से जुलूस कर सकती थी, लॉन्ग मार्च और इस्तीफे के ऑप्शन अभी बाकी हैं। लेकिन क्या ये ऑप्शन कम होने के साथ साथ ऑपोजिशन पर दबाव बढ़ नहीं जाएगा? क्या ऑपोजिशन किसी बंद गली में दाखिल हो जाएगी, या फिर अगर ये मामलात बहुत बड़ी हद तक फैल जाते हैं तो फिर उल्टा हुकूमत पर दबाव आ जाएगा? ये तो कुछ ऑप्शंस थे जो हमने कल भी डिस्कस किए, लेकिन हुकूमत की कुछ रिलीफ का एक जो वजह नज़र आती है वो कुछ मुस्बत इकनॉमिक इशारे भी हैं, क्योंकि हुकूमत का ये कहना है कि अब जो इशारे हैं वो हमारे हक में जा रहे हैं, मईशत बेहतर हो रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर बात की जाए इस वक्त फुल कैपेसिटी में वो काम कर रही है, सीमेंट इंडस्ट्री है वो भी ऊपर जा रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर भी इस वक्त रिकॉर्ड सतह पर हैं, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। और तो और जो सबसे बड़ा मसला है आम आवाम की मईशत से जुड़ा वो महंगाई है, और उसके भी इशारे की अगर बात की जाए तो हमें नज़र आ रहा है कि पिछले एक महीने के दौरान महंगाई में भी कुछ कमी वाक़या होना शुरू हो गई है। चीनी की कीमतें भी काफ़ी कम हुई हैं और इसी तरह आटे की कीमतों में भी मामूली कमी देखने में आई है, जिसके बारे में हुकूमत का ये कहना है कि मज़ीद भी कमी देखने में आएगी। सवाल यही पैदा होता है कि अगर हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी मईशत से जांचनी है और मईशत के इशारे अगर बेहतर होना शुरू हो गए हैं कोविड-19 के बावजूद भी, तो क्या अवाम का जम्मे गफ़ीर अपोजिशन के इस अलायंस के साथ जुड़ पाएगा या नहीं? लॉन्ग मार्च कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा होगा कि आर या पार कर दे? इसी से आज गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ और सबसे पहले हिलाली साहब आपकी तरफ आज आती हूँ। जैसे मैंने कुछ जिक्र किया कि हमारे जो मुस्बत इशारे नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पर इकनॉमिक अगर मैं बात करूँ, करंट अकाउंट बैलेंस की 1.3% से ज़्यादा, ज़र मुबादला के ज़खायर इसी तरह से $20.55 डॉलर से ज़्यादा, और इसी तरीके से सीमेंट इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, तरसीलात ज़र में इजाफा। ये सब चीज़ें आप समझते हैं कि ऐसी हैं कि जिससे अवाम इम्प्रेस हो के ऑपोजिशन की जो तहरीक है उससे नहीं जुड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं इम्प्रेस होंगे, एंड इट्स टू लेट। अच्छा, अब नहीं होंगे। देखिए, ये बड़ा अहम मोमेंट है पाकिस्तान के पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में। देखिए क्या हो रहा है। हुकूमत जो है उसने कह दिया है कि हम अपने फैसले पे अमल नहीं करेंगे। अदालत का भी फैसला हम उसको भी नहीं, उस पे भी नहीं अमल करेंगे। और अदालत ने कह दिया है कि हम अपने फैसले को, हालांकि हम कर सकते हैं उस पे अमल, हम उस पे नहीं करेंगे अमल। क्यों? इसलिए कि अगर उस पे हुकूमत और कोर्ट्स अमल करने जाएं तो अपोजिशन जो है, जिसने कहा है जो भी हो हम इन फैसलों पे इनको नहीं मानेंगे, हम उनके लिए खामखा शहीद क्रिएट करेंगे। समझ गए आप? ना अगर आप और मैं ऐसा फैसला करते कि ना हम अदालत की बात सुनते हैं, ना गवर्नमेंट की हुक्म सुनते, तो आप समझते हैं कि ऐसे फैसले कोर्ट्स करते कि नहीं नहीं इनसे कुछ मत कहो, ये बेचारे ये सियासी शहीद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं करते, वो हमें जेल में भेजते। मगर गवर्नमेंट और अदालतें इनको कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों? अब आपसे मैं हाँ, अब मैं आपको बताना क्यों। बिल्कुल सही, इसलिए कि उनको सिग्नल आ गया है। अच्छा, सिग्नल आ गया होगा, और तो कोई वजह नहीं है कि भाई एस्टैब्लिशमेंट भी तुम्हारे पीछे नहीं खड़ी हुई है। एस्टैब्लिशमेंट तुम्हारा काम नहीं करेगा। अब आप बताएं, इसके माने ये गवर्नमेंट खत्म है? अच्छा, जमहूरियत खत्म है? जमहूरियत खत्म है भाई अगर अदालत और गवर्नमेंट के फैसले वो नहीं अमल कर सकते हैं,
कोर्ट अमल करने के लिए तैयार नहीं है और एस्टैब्लिशमेंट भी कुछ नहीं करेगा, तो ये किस किस्म की हुकूमत है भाई? अच्छा, तो आप वो फिलोसॉफिकली के लिए कह रहे हैं कि वो फिर हुकूमत खत्म है? मैं समझी शायद नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूं, मैं तो, ये तो वक्त की बात है, 13 तारीख आने से आप देख लें। अच्छा, उन्होंने, ये तो आज आपने आते ही बड़े 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 वो ये इंकशाफात कर दिए लाल साहब। और इमरान ने बिल्कुल सही कहा कि मैं चोरों के साथ निगोशिएट नहीं करता हूं, बिल्कुल सही, तो फिर रिजाइन करें ना आप। इसलिए आपको कोई चारा अब है नहीं। आप अगर अपने फैसले, कोर्ट के फैसले नहीं अमल कर सकते, कोर्ट नहीं अमल करेगा और एस्टैब्लिशमेंट का कह रही है ये हमारा काम नहीं है, ठीक है, चलिए, तो फिर बेहतर है कि आप बिस्तर बांध लें। अच्छा, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी कुछ और है लाली साहब, वो क्या है मैं उस पर अभी आती हूँ, लेकिन आपने जो डिस्कशन खोली है वो बड़ी इंटरेस्टिंग वे में खोली है, तो मैं ज़रा इमरान साहब से ज़रूर पहले कमेंट ले लूँ। इमरान साहब, एस्टैब्लिशमेंट किधर खड़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, मुझे तो ये लगता है कि आज अपने हिलाली साहब जो है ना, इन्होंने हमारे जो हरदिल अजीज़ डॉक्टर शाहिद मसूद है, अच्छा, उनके अल्फाज में हुकूमत को दबरदूस कर दिया। इनका ख्याल है कि ये सारा सिस्टम अब दबरदूस होने जा रहा है। डॉक्टर साहब तो काफ़ी दिनों से कह रहे थे। गुजारिश ये है कि आप अगर मुल्की हालात को देखें, मुल्की सियासत को देखें और कॉन्फिडेंस देखें, आज आपने मरियम नवाज का कॉन्फिडेंस देखा, क्या ख्याल है आपका कि ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही है? वो तो शुरू से ही ऐसे ही नहीं, शुरू से है, लेकिन दरमियान में आपने देखा था कि मरियम नवाज किस तरह से खामोश होकर बैठ गई थी। उसके बाद मरियम नवाज तो बेचारी घर बैठी दही खा रही थी, आपको तो कुछ नहीं थी कह रही, आपने उसको लीडर बना दिया। हम हमेशा इस प्रोग्राम में ये बात करते रहे हैं कि इस हुकूमत और कुछ लोगों ने मरियम नवाज को लीडर बना दिया। अब आप देखें, आज उनके लहजा आपने नोट किया और आज उनके अल्फाज अगर आपने नोट किए, आज दो चीज़ें बड़ी अहम थी, पता नहीं आपकी तवज्जो उस तरफ गई है कि नहीं। पहली ये कि मरियम नवाज ने जो ये कहा कि 8 तारीख को आर या पार होगा, ये एक तीर से दो शिकार है। एक तो हुकूमत के लिए कि तगड़े हो जाओ बच्चू हम आ रहे हैं, दूसरा पीडीएम के लिए, ठीक, पीडीएम को भी उन्होंने प्रेशराइज करने के लिए, दबाव में लाने के लिए कि जनाब 8 तारीख को जो जलसा करने जा रहे हैं इसमें या तो आप फैसला करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम अपना फैसला कर लेंगे। यानी जो पीपल्स पार्टी के हवाले से ये बातें की जा रही थी कि वो रिलेक्टेंट है सिंध हुकूमत की वजह से रिजाइन फौरी देने पे। असल चीज़ ये है कि इस वक्त दबाव यही है, दबाव ये बढ़ाना है इन्होंने कि जनाब आप तैयार हो जाएं, वक्त का तयन हो जाएगा कि इस्तीफे देने का है, लेकिन इस बात पे मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि ये काम करना है जी। असल चीज़ ये है। लिहाजा और वैसे भी इमरान साहब, जब ये तहरीक शुरू भी हुई थी और आप लोगों से भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे और भी तज्जियाकारी बात अक्सर कह रहे थे कि ऑपोजिशन जो है वो हुकूमत गिराने में संजीदा नहीं है, वो सिर्फ दबाव बढ़ा रही है। अगर हुकूमत गिराने ही होते तो इस्तीफों का ऑप्शन बड़ा वैलिड था, लेकिन इसका मतलब है कि ये ऑपोजिशन अब वाकई फिर हुकूमत गिराने में ही संजीदा है। मैं आपसे उस वक्त भी कहता मकसद सिर्फ दबाव बढ़ाना नहीं है समीना, मैं उस वक्त भी ये कहता था, अब भी मैं ये कहता हूँ कि असल चीज़ है कि हुकूमत, अब जो हमने 2 दिन पहले भी बात की थी कि जो इस्टेब्लिशमेंट के जो राब्ते हुए हैं मुख्तलिफ अपोजिशन पीडीएम की जमातों के सरबराहों से और पीडीएम के लोगों से, वो क्यों हुए हैं? इसलिए आप इस चीज़ को समझने कि अगर हुकूमत की कारकर्दगी से लोग मुतमिन नहीं होते, या अगर हुकूमत उस तरह से, आप जिन मुआशी खूबियों की बात कर रही थी, बेहतरी की बात कर रही थी, तो मुझे हंसी आ रही थी। अच्छा, उसकी वजह कि ऑफ कैमरा तो आप खुद रोती हैं कि इतनी महंगाई हो गई है कि खर्चा पूरा नहीं होता। कौन सी इशारिये, कहाँ का सर मुबादला आपने क्या किया है? हुआ ये है कि वो बेचारे जो बाहर दुबई से और सऊदीया से और लुटा के आ रहे हैं यहाँ, उनकी वजह से आपके पास ज़र मुबादला में इजाफा हो रहा है। दूसरी बात, आपने इंपोर्ट, कमर्शियल इंपोर्ट तो ना होने के बराबर है। आप देखें, अभी किसी स्टोर पे चली जाएं, जो चीज़ें रोज़मर्रा की इस्तेमाल होने वाली थी इंपोर्टेड, वो भी नहीं मिलती। मैं ये नहीं कहता, ठीक है लोकल इंडस्ट्री की तरक्की होनी चाहिए, आपको ऐसी चीज़ें नहीं, लेकिन जब आपने इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई है उस तरह से, तो इसलिए आपके पैसे जो हैं वो बाहर डॉलर नहीं जा रहा। और तीसरा, जो आप इस बात पे खुश हों अगर कि जी ये बड़े अच्छे हो गए कि डॉलर की कीमत जो है वो कम हो गई है, तो आप ज़रा ये भी नोट कर लें कि आपका रुपया बढ़ा है
ये पूरी दुनिया में डॉलर की कीमत कम हुई है, डॉलर नीचे गिरा। इसलिए ये आर्जी खुशियां ना, जो झूठी खुशियां, उनसे कौम को अब हुकूमत कितनी देर मजीद बेवकूफ बनाएगी। ये सारी चीजें हुकूमत के हक में नहीं जा रही, ये हुकूमत के खिलाफ जा रही हैं। चलिए मैं हिलाल साहब से, हिलाल साहब आप भी समझ रहे हैं ये आर्जी खुशियां हैं, ये जो इशारियां हैं ये बिल्कुल रियलिटी बेस्ड नहीं है, क्योंकि ये तो फिगर्स हैं बहरहाल जो मैंने कोट किए, मैंने कोई अपनी खुशखबरियां तो नहीं सुनाई। देखिए जी, ये छोटी छोटी बातें हैं, गिर गया, आगे बढ़ा, इंपोर्ट मिलता है नहीं मिलता है, ये कोई ख़ास बात नहीं है। एक्चुअल बात ये है कि सोचिए कि एक गवर्नमेंट, इस वक्त एक गवर्नमेंट है जो अपने फैसले पे अमल नहीं कर सकती है, अदालत के फैसले पे अमल नहीं करवा सकती है, कोर्ट अपने फैसले पे अमल नहीं कराना चाहता या समझता है ज़रूरत नहीं है, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कहती है ये हमारा काम नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। अब आपसे मैं कहना चाहता हूं एक और बात है, और वो बात ये है कि एक इंटरनेशनल माफिया भी इमरान खान के पीछे लगा हुआ है। अच्छा। बहुत ताकतवर, रेजोल्यूट इंटरनेशनल माफिया, जो अगर पाकिस्तान की उस किस्म की तरक्की है जो हम चाहते हैं और जो शायद इमरान भी चाहता है, तो माफ करिए वो माफिया का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो एक और जगह वजह उधर है, और ये फैसला ये चंद महीने, दो हफ्ते महीने ये बता देगा कि क्या पाकिस्तान पे एक भी ईमानदार आदमी हुक्मरान हो सकता है या नहीं। लेकिन हिलाल साहब जो आप एक बात कर रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा उस पर मैं आपसे जो सवाल करना चाह रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत इसलिए समझ लें कि नाकाम हो गई क्योंकि ये फैसले पे अमल नहीं करा सकती, लेकिन मेरा सवाल ये है कि उसकी वजह ये तो नहीं है कि करवा नहीं सकती, बल्कि इसकी वजह ये कि उनकी पॉलिटिकल विल नहीं है, वो करवाना नहीं चाहते, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो मार धाड़ करें, वो नहीं चाहते हैं कि मजीद लीडर बनाएं किसी को, वो नहीं चाहते हैं कि कोई केओस क्रिएट करें। समीना, मैं माफ करिए आपको मैं इंटरप्ट करता हूं, आप जो कहती हैं मैं पूछना आपको चाहता हूं कि क्या आप एक कानून बनाती हैं, एक फैसला करती है जिसके बारे में आप कहती हो अभी नहीं हम नहीं अमल करना चाहते हैं? क्या कोर्ट एक फैसला देता है जो कहता है नहीं अभी हम नहीं अमल करवाना चाहते हैं, माने बैन द मार्चेस, और वो एक ऐसा फैसला जो पूरी दुनिया में वो ताली बजा रहे हैं उस फैसले पे, जैसे वो अपने मुल्क में भी ये फैसले उन्होंने वो करते हैं कि भाई पैंडेमिक में मार्च नहीं होना चाहिए। क्या गुनाह किया है यहाँ अदालत ने, क्या गुनाह किया है इमरान खान हुकूमत ने, क्या गुनाह किया? कुछ नहीं, यही एक फैसला था, मगर ये कहते हैं नहीं, और इसलिए कि अगर ये कहते हैं नहीं तो ये दब गए, तो माने आप करवा नहीं सकते। चले मैं फिर आपको ये बताती हूँ कि उनके असल में उनकी स्ट्रेटेजी है क्या, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद अपनी स्ट्रेटेजी बता दी है, फैसले करवाना चाहते नहीं है या करना चाहते कुर्सी वालों को, ये कुर्सी वाले पे माफ करिए, कुर्सी वालों को, कुर्सी वाले बेचारे मासूम ताजिर, छोटा आदमी अपने जो खाना दे रहा है और कुर्सी ला रहा है, उसके पीछे FIR लगा रहे हैं। माय गॉड, जो मुंतज़मीन है उसकी ठीक स्ट्रेटेजी है। ये कोरोना के पीछे छुपने की है कोशिश है। मुझे आप ये बताएं, गवर्नर हाउस में उसमें जो इन्होंने तकरीब की है सिंध के कल्चर के हवाले से, सिंधी सकावत के हवाले से, वो तस्वीरें मैं प्रोड्यूसर से कहूँगा यहाँ दिखाएं कि अपने इनके जो फंक्शन है वहाँ पे SOPs पे अमल नहीं होता। सोफे पे दो लोग बैठे हैं, 70% से ज़्यादा लोगों ने मास्क ही नहीं पहने हुए, अगर किसी ने पहना भी हुआ तो उसने नाक की बजाय नीचे थोड़ी पे रखा हुआ है। अल्लाह के बंदो, खुदा के वास्ते ये देखिए हाँ जी, कहाँ 3 फुट का फासला है दरमियान में। डॉक्टर तो कहते हैं 6 यानी सोफों ने SOP जो है ना उस पे अमल किया। जब आप ये करेंगे कि आपकी अपने फंक्शन 3 फुट काफी नहीं है, हाँ जी, और वैसे भी यहाँ तो हिलाली साहब 3 फुट भी नहीं है, ये जो लोग बैठे हुए हैं 2 सीटर है ना सर, तो 2 सीटर पे 2 लोग बैठे हुए हैं। अब उन्होंने भी मास्क नहीं लगाए हुए, तो जब आप खुद तो अमल नहीं करेंगे, दूसरों को कहेंगे, खुद वो कहते हैं औरों को नसीहत खुद भी तो SOP के तहत 300 लोगों की इजाजत दी हुई है, 300 लोगों की गैदरिंग हो सकती है ओपन, और ये ओपन है
वो क्या ये इजाजत है कि एक दूसरे की गोदी में भी बैठ जाएं तो 300 बैठ जाएं? खुदा का खौफ करें, उन्होंने भी आपस में फासला रखना है, फासला जरूरी है। एसओपीज में ये अभी नहीं है। मैं इमरान माफ करिए, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि अब मुझे समझ गई है कि कॉन्फिडेंस क्या था ऑपोजिशन का, इनको क्यों इतने ताकत और कॉन्फिडेंस महसूस हो रहे थे। इसलिए इनको पता था कि आखिर बकरी हो जाना है। बिल्कुल सही है, हम चलेंगे और कोई रुकावट नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ये पहले सिग्नल हो गया था और मैं समझता हूं ये सिग्नल इंटरनेशनल माफिया से आया है, बाहर से। अच्छा सर, मेरा भी एक सवाल है ना, फिर हुकूमत करे क्या? अगर वो पकड़ धकड़ करती है तो भी वो बुरी बनती है, अगर वो नहीं करती तो भी आप लोग कहते हैं जी फैसले पे अमल नहीं हो रहा, फिर वो किधर जाए? हुकूमत सिर्फ एक काम, 16 लोगों को मॉडल स्कूल में मार दिया और आपने परवाह नहीं किया, और अब आप कह रहे पकड़ दक्कड़ में थोड़ा सा हमें हाय हाय हाय, पकड़ दक्कड़ में आपको मुल्तान जैसे में सबने क्रिटिसाइज किया कि गलत किया गवर्नमेंट ने। समीना ये बात नहीं है, बात ये गलत किया, मगर मैं नहीं कह रहा मारो। आप सबसे पहले आप खुद अमल करें, सबसे पहले खुद अमल करें ताकि अपोजिशन को मौका ना मिले या हम जैसे तज्जियाकारों को मौका ना मिले। आप पहले खुद अमल करें, फिर जबरदस्ती बजोरे बाजू, बजोरे डंडा, आप बजोरे कानून आप उनसे अमल करवाएं। लेकिन अगर आप खुद अमल नहीं करेंगे तो आप उनसे क्या हाक अमल करवाएंगे? इसलिए आप खुद अपोजिशन को मौका देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो हिलाली साहब बार बार इंटरनेशनल माफिया की बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल माफिया, मैं कहता हूं कि अगर इनकी बात को, इनके मफरूजे को मैं सच भी मान लूं कि इंटरनेशनल माफिया पीछे है, तो फिर भी मुझे आप ये बताएं कि हुकूमत नहीं उनसे निपटना है ना, या हुकूमत अब ये सोचे जी इंटरनेशनल माफिया तो उनके पीछे है तो हम तो बस दुबक के बैठ जाए। फिर आगे की हुकूमत है, तो कैसे निपटे? मैं यही तो पूछ रही हूँ। अगर वो पकड़ धकड़ करते हैं तो आपके लोग कहते हैं पकड़ धकड़ क्यों कर रहे हैं, अगर वो उन्हें फ्री हैंड देते हैं तो आप लोग कहते हैं फ्री हैंड क्यों दे दिया? सिंपल बात है, कानून की बालादस्ती, कानून सबके लिए एक होता है। ये नहीं कि पीटीआई ये नहीं है कि कानून पीटीआई के लोगों के लिए अलग है और मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के लिए अलग है, बुलाना फजल। मुझे ये बताएं लाहौर जलसे में क्या होने जा रहा है? ऑपोजिशन इस्तीफा का ऐलान करने जा रही है। अपोजिशन जो है लाहौर जलसे में, हिलाली साहब एक दफा ये अपोजिशन के लिए भी डू एंड डाई है। यहाँ पे आप देखेंगे कि लाहौर में वो भरपूर अपनी जो है ना कोशिश करेंगे कि अपनी ताकत का मुजाहरा करें, यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग लाएं और यहाँ पे एक ऐसा शो लगाएं जिससे एस्टेब्लिशमेंट को जो इनके मामलात आपस में जो राब्ते हो रहे हैं उनमें उन्हें तकवीयत मिले कि जनाब देखिए अवाम हमारे साथ है, अब तो प्लीज अजराह करम हम पे भी निगाह करम करें और हमारे बारे में भी सोचे, हम भी पढ़े। और गवर्नमेंट नहीं, वेट अ मिनट, गवर्नमेंट का ये है कि नॉट टू डू एंड प्रिटेंड टू बी डेड। अच्छा, अब आपको मैं समझे, ये गवर्नमेंट का है। और दूसरी बात मैं क्या आपको क्या कहना चाहता था, चलिए आगे बढ़े। मैं आपसे पूछने वाली थी कि एक तो ये भी बात कि आप क्या समझते हैं लाहौर जलसे में क्या होने जा रहा है, डू एंड डाई की सिचुएशन क्या ऑपोजिशन के लिए भी है? और मरियम तो आज भी कह रही थी कि ये दोनों एक पेज पे हैं, सिलेक्टर्स भी साथ हैं, फिर भी इनसे हुकूमत नहीं चल रही। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि सिलेक्टर साइड पे हो गए हैं, वो कह रहे हैं ऑपोजिशन वाले के सिलेक्टर साथ हैं। राइट, देखिए कितनी होशियार चीज कहा उसने। कहते देर ऑन द सेम पेज, जब हमें पता है कि देर नॉट ऑन द सेम पेज। मजाल होता ऑपोजिशन का कि ये करें, अगर उनको पता होता कि सेलेक्टर किस साइड पे है, उनके बकौल उनके सेलेक्टर किस साइड पे है, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं आपको बताता हूं, इसके बाद इमरजेंसी होगी, इसके बाद याद है आपको एक चीज मैं कहता रहता था 3 महीने पहले, नेशनल गवर्नमेंट, याद है आपको? जी जी बिल्कुल, यस। अब उसके बाद नेशनल गवर्नमेंट, और यही उनका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद शायद इलेक्शन हो। देखिए दीज आर, अब मैं तो समझता हूं कि ये फैसला हो गया है। मैं नहीं कहता कॉन्शियसली हो गया, मैं कहता हूं कि सर्कमस्टेंसेस बता रहा है कि ये फैसला हो गया है। लेकिन हिलाली साहब जब आपने इतना कुछ बताया तो एक चीज क्लैरिफाई कर लूं। इनकी बात हिलाली साहब, अब आप गलत नहीं होंगे। आपको याद होगा कि हमने भी इस पे वाकफा ने हाल की भी एक स्टोरी की थी। इस दफा आप गलत नहीं होंगे। अब ऐसा ही है, अगर आप हुकूमती वुज़रा के भी बयान गौर से देखें और सुने तो आपको उनकी तरफ से भी जो इशारे मिलेंगे
ये सब चीजें यही साबित करती हैं वो भी कि नेशनल मामला डायलॉग किसी की तरफ बात जा करते रही हैं। है, नेशनल गवर्नमेंट की तरफ, जो कौमी हुकूमत की तरफ। और जो हमने बात की थी मियां शहबाज शरीफ से और चौधरी निसार और दूसरे राब्तों की और आसिफ अली जरदारी, ये एक ऐसी गवर्नमेंट बन जाएगी जिसमें सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी, सब मिलके खाएंगे। हाँ जी। और आपको एक लेकिन और हिलाली चीज मैं साहब, बताऊं, आपको एक और चीज बताऊं, ये जो पीडीएम है, इन्होंने फैसला ये किया है कि अगर उनका कामयाब वो हो जाए तो सोचिए हमारे सदर साहब कौन बनेंगे। फजल रहमान। सोचिए। हाँ, well done। अच्छा हिलाली साहब, मुझे ये भी बताइए कि ऐसा क्या हो गया है कि एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट की तो अच्छी जम रही थी, चल रही थी, तो फिर आप ये खबर कह रहे हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट साइड पे हो गई। इसकी क्या वजह नजर आ रही है आपको? क्यों अचानक एस्टेब्लिशमेंट साइड पे हो गई? हाथ क्यों पीछे से हटा लिया हुकूमत से? बकौल आपके। देखिए, वो कहते हैं कि भाई काफी तुम्हें माने कि हम तुम्हारे साथ 2 साल चले हैं, तब हर किस्म की मदद दी है। अब ये तो नहीं है कि हम जाके और सबको मारें और लड़ें और ये करें। पॉलिटिक्स इज योर बिजनेस, जाओ तुम पॉलिटिक्स करो, अगर तुम बच जाओगे वंडरफुल, हम सैल्यूट करेंगे। ठीक वैसे है। भी मगर अगर तुम नहीं बच सकते हो, ये मत समझो कि हम आके किस लोगों को सर फाड़ेंगे, मारेंगे और वैसे भी मगर अफसोस से ये कहना पड़ता है कि मेरे ओपिनियन में ये फैसला जो है ये कंट्रोवर्शियल है। अच्छा, वैसे हिलाली साहब, आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये एक छोटा मौका है आपके पास कि एक आदमी को ये 5 साल कंप्लीट करने देते, एक ईमानदार आदमी को। ये पॉलिटिशियन नहीं है, ही इज नॉट अ गुड पॉलिटिशियन, ये एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं है, मगर ये इलेक्ट होके आ गया है, कैसे भी आ गया है, उसको वक्त दो। ये क्या है, 2.5 साल के बाद उसको भगा के निकाल चले दें। देखते हैं कि वाकई ऐसा लेकिन हिलाली साहब नहीं, ब्रेक ले लूं। सुन ले बस आखिरी बात हिलाली साहब, बात ये है कि अगर आपकी बात मान ली, ये पॉलिटिशियन भी नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं है, तो इनकी तमाम नाकामियों का जुम्मा वो अपने सर क्यों लें? क्यों इनकी नाकामियों की वजह से लोग इसलिए कि ईमानदार है। हाँ जी, ईमानदार है बस, और कुछ नहीं है, ये ईमानदार है और फास्ट बॉलर है। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। अभी उनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं, लेकिन उनकी नाक के नीचे जो स्कैंडल आ रहे हैं उन पे आपका क्या ख्याल है? ये फिर एक लंबी डिबेट हो जाएगी। ठीक है, चलिए चलें जी, देखते हैं आगे वाले दिनों में इन स्कैंडल्स पे भी बात होती रहती है और देखते हैं कि जी जो बड़ी बड़ी एंगल्स हमारे प्रोग्राम में डिस्कस हो गए हैं, देखना यह कि क्या वाकई हकीकत में ये सब मामलात इसी रुख जा रहे हैं। कुछ ही दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं तो कुछ मजीद भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के हवाले से गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हम ख़ास तौर पर बात करेंगे कुछ जो पाकिस्तान और इससे जुड़े मामलात हैं ख़ित्ते के और हमसाया ममालिक से जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से। और अगर उसमें हम देखें तो काफ़ी अरसे बाद, दहाइयों बाद पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसीज़ में कुछ शिफ्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो जमूद का पहले शिकार थी, अब ऐसे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता उनमें कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं। मसलन एक और जो चेंज हमने देखा वो ये कि आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन किया था, उनसे बातचीत की थी। और इसके साथ साथ अभी रिसेंटली भी हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है, वो ये कि जो बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हैं हसीना वाजिद साहिबा, उन्होंने भी पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को बुलाया और उनसे मुलाकात की, उनसे अच्छी गुफ्तगू उनकी हुई और उन्होंने ख़ास पैगामात भी दिए। इसमें एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है और वो ये कि आखिर क्या वजूहात हैं कि दोबारा से जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग हैं या यूँ कह लें कि सरबराहान, उनके दरमियान आपस में राब्ते जो हो रहे हैं उसका मकसद क्या है? क्या बांग्लादेश का रुझान भारत से हटकर अब पाकिस्तान की तरफ दोबारा होने जा रहा है? क्या बांग्लादेश ये चाहता है कि पाकिस्तान से उसके ताल्लुकात बेहतर हों? और अगर ऐसा वो चाहता है तो भारत के साथ आखिर उनके ताल्लुकात में ऐसा क्या रखना आ गया कि उनकी तवज्जो अब पाकिस्तान की तरफ हो रही है? तो इससे जुड़े कुछ सवालात हैं, जानने की जवाब कोशिश करते हैं। इमरान साहब, आप एक ऐसी क्या वजह नज़र आ रही है कि बांग्लादेश अचानक से कुछ पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहा है? समीना, इसको समझने के लिए ना पहले थोड़ा सा बाजी में जाना पड़ेगा। आप देखें कि सकूते ढाका जब हुआ तो इससे बड़ा सानहा ना पाकिस्तान के लिए कोई था ना बांग्लादेश के लिए, वो हिस्ट्री में नहीं जाते, बड़ी लंबी हिस्ट्री है। लेकिन 1974 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शेख मुजीब, इनके दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया था। एग्रीमेंट क्या हुआ कि जनाब हम पाकिस्तान और बांग्लादेश माजी की तलखियों में नहीं जाएंगे और नए सिरे से
अपना करेंगे। लेकिन उसके बाद जब हसीना वाजिद आई, हसीना वाजिद इक़्तिदार में आई, तो उन्होंने दोबारा से सकूते डाका के वाक़यात और ये और सारे वो कहते हैं ना माजी में झांकना शुरू कर दिया और वही सारा रद्द-ए-अमल शुरू हो गया। इनका झुकाव डायरेक्ट इंडिया की तरफ से। अब इंडिया की मामला ये था कि इंडिया ने तो सारी साजिश रचा के ये सारा काम किया था, पाकिस्तान को दो लख्त किया था। तो इंडिया की तो हमेशा से ये कोशिश थी और इंडिया इसलिए इन्हें लॉलीपॉप भी देता रहता था, इन पे नवाजिशात भी करता था। लेकिन अब जब हालात का इन्हें अंदाज़ा हुआ और सी पैक को आप देखें और दूसरी चीज़ें, और जब इन्होंने देखा कि इंटरनेशनली इनके साथ इंडिया क्या घनौना खेल खेल रहा है, तो फिर हसीना वाजिद की भी आंखें खुली हैं और उन्हें भी ये पता चला कि जो मुसलमान होने के नाते और पाकिस्तान के साथ उनका एक मोहब्बत का ताल्लुक या मजहबी ताल्लुक और ये सारी चीज़ें हैं, जितना पाकिस्तान और बांग्लादेश की चीज़ें एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, कभी भी हिंदू बनिया, कभी भी इंडिया उस तरह से, और ख़ास तौर पे फाशिस्ट हुकूमत जो मोदी की है उसमें तो कभी भी मुसलमानों के लिए कोई बेहतरी नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए नहीं, पूरे खित्ते के लिए बड़ा खुश आइंद है। इन दोनों ममालिक में ताल्लुकात जो हैं जितने बेहतर होंगे उससे खित्ते में खुशहाली आए। चलिए मैं हिलाली साहब से पूछती हूँ कि हिलाली साहब, इज़ इट सो सिंपल कि ये अचानक उन्हें रियलाइज़ हुआ कि चूंकि ये मुसलमान मुल्क है तो यही हमारे असल में दोस्त हो सकते हैं, या कोई आपको रीजंस उसकी कुछ और नज़र आती हैं? जी, क्या वजह है फिर? देखिए, पहली बात ये है कि वो उसने एम्बेसडर को नहीं बुलाया। वो बेचारा एम्बेसडर 3 महीने से ठहरा हुआ था अपॉइंटमेंट लेने के लिए, और बड़े देर के बाद उसने दिया। ये हसीना वाजिद ये कठपुतली है हिंदुस्तान की, और ये मत समझिए कि इसके वजह से ये ओवरचर पाकिस्तान की तरफ हुआ है। ये ओवरचर इसलिए हुआ है कि बंगाली मुसलमान जो है वो हिंदू राज से नफरत करता है। बंगाली मुसलमान, आप भूले नहीं, बंगाल ने मुस्लिम लीग ढाका में का फाउंडेशन था, ढाका में अंदर हुआ, बिल्कुल। और बंगाल ने पाकिस्तान बनाया। ये पंजाब जो है ये तो सिकंदर हयात के ज़माने में ये हिंदुओं वो यूनियन पार्टी के साथ इनका कोalition गवर्नमेंट था। ये तो पता नहीं पाकिस्तान के लिए वोट भी करते जो नहीं, आप जो ओन अप कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए इतना, मैं तो कहता हूं कि पता नहीं था उस वक्त क्या होता है। वो भी हम मार्जिनली जीते, वो जो रेफरेंडम जो भी था वो जो हुआ था उधर। तो नहीं, ये कठपुतली है, ये हिंदुस्तानी कठपुतली है और इसका कुछ नहीं है, ये बंगाल के अवाम का प्रेशर है, नंबर 1। दूसरी बात है कि क्यों हुआ ये प्रेशर, वो इसलिए हुआ है कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये इंडियन मुस्लिम्स के असम में जो मुसलमान हैं, ये मोदी क्या कह रहा है, उनको निकाल रहा है उधर से। वो कह रहा है तुम मुसलमान, ये तुम बंगाली, तुम इंडियन नहीं हो, जाओ वापस बांग्लादेश। ये असम के मुसलमानों को ढकेल रहा है और इनटू बांग्लादेश। वो जाहिर है वो बड़े नाराज हैं, वो कह रहे हैं यार ये किस किस्म का आदमी है। तीसरी बात यह है कि फराका और गैंजीज, फराका में उन्होंने एक वाटर, वो जो पुराना डिस्प्यूट है पाकिस्तान, अभी तक वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। उसका काफ़ी हद तक उन्होंने जो पानी गैंजीज से आ रहा है बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने कम कर दिया है सर्दियों में। और तीसरा एक और रिवर है जो सिक्किम और वेस्ट बंगाल से निकलता है, और जो रागनपुर डिस्ट्रिक्ट बंगाल से आता है, उसका फ्लो उन्होंने तो ब्लॉक किया हुआ है विंटर में। माने समझिए कुछ नहीं है। तो ये होता है उनके, अगर आप इनके साथ दोस्ती करें ना तो ये मिलता है आपको, नॉट एट ऑल। ये वही है कठपुतली हिंदुस्तान। अच्छा हिलाली साहब, सॉरी कोई कैसा नहीं हुआ है। अच्छा हिलाली साहब, एक जो चीज यहाँ में जब सिटीजनशिप एक्ट इंडिया ने लागू किया है ना, उसके बाद बांग्लादेश में एक टिल्ट आया, एक चेंज आया है, क्योंकि उसको बांग्लादेश समझता है कि इससे बराह रास्त ये इफेक्ट होते हैं। इसीलिए बांग्लादेश ने अब उनके साथ नाराजगी की। उसकी जो वाज़ेह मिसाल या सबूत है वो ये है कि वहाँ जो उनका शहर है सलहट, वहाँ पे जो एयरपोर्ट बनना था पहले इंडियन कंपनी बना रही थी, लेकिन अब उन्होंने वो जो उसका ठेका है वो चाइनीज कंपनी को दे दिया। अब चाइना बना रहा है। चाइना का जो रोज बरोज वहाँ पे असर बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी इंडिया के पेट में बड़े मरोड़ उठ रहे हैं। और वो भी जरा आर्म ट्विस्ट कर रहा है बांग्लादेश। मैं एक ब्रेक ले लूं, इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। अब इशू ये है कि चाइना का जब वहां असर रसूख बढ़ेगा, और चाइना का अगर आप हिस्से में देखेंगे, सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सारे मामले में
जब उसका असर रसूख बढ़ रहा है तो इंडिया को उसकी तकलीफ हो रही है। इसीलिए ये जो पाकिस्तानी सफीर मिला, आपको याद होगा जब मैं ब्रेक ले लूं, एक्ट आया था 1 मिनट सिर्फ, तो उस वक्त क्या हुआ था, इंडियन सफीर ने मिलने की बड़ी दरख्वास्त की लेकिन हसीना वाजिद उसको नहीं मिली। वो 3 महीने कहते रहे कि हमने मिलना है मिलना है मिलना है, लिहाजा अब मामला उस तरह के नहीं रहे जो माजी में। चलिए मैं एक ब्रेक लेती हूँ, फिर मजीद भी आके बातें हैं। तो फिर होना क्या चाहिए, क्या वाकई इससे पाकिस्तान को फायदा होगा और इनके दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हिलाली साहब से जानते हैं। हिलाली साहब, चले रीजन अब जो भी हों, इंडिया बेवफाई करता है हमेशा की तरह की, जो भी वजूहात, आपको लगता है पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के जो मामलात हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे ताल्लुकात? देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उस औरत ने, ये हसीना ने क्या कहा जब हमारे एम्बेसडर से खुदाफिजी कर रही थी। हमारे एम्बेसडर को कहती है, और ये छपा है, कि हम बांग्लादेश में उम्र भर तक नहीं भूलेंगे जितने लोगों को तुमने मारा है बांग्लादेश में, माने जो लोग मारे गए हैं बांग्लादेश में। उसका मतलब ये था जो पाकिस्तानियों ने मारा है। ठीक ठीक। काश के मैं उस वक्त होता तो मैं उसे कहता, और मैं आपको मिसेस प्रेसिडेंट, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मेरा CSP कॉलीग मोहम्मद इकबाल को जिस तरीके से आपकी मुख्ती बहीने ने उसको और उसकी बीवी के साथ क्या किया और किस तरीके से कत्ल किया था, तो हम भी उम्र भर तक नहीं भूल सकते। बिल्कुल, रंजिशें तो दोनों तरफ से। और मुझे तो एक बिल्कुल, तो ये कहना, क्या कहने की, इसकी जरूरत क्या थी उसको कहने की, आप मुझे बताएं। आप अगर नया पेज एक स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो फिर पास्ट को आपको बहुत सारी चीजें, हाँ बिल्कुल, इग्नोर करनी पड़ती है। बिल्कुल सही है। इमरान साहब, आपको लगता है कि इस मौके से फायदा उठाया जा सकता है? असल बात ये हिलाली साहब, हम भी ये नहीं कह रहे कि एकदम से एक रात में ऐसे जादू होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि बेहतरी, आइस मेल्टिंग शुरू हो गई है, शुरू हो गई आइस मेल्टिंग, और बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गई। हाँ जी, और इससे हमें उम्मीद इससे पहले भी हो गई थी। हाँ, और हमें अवाम हमारे साथ जी ऐसे ही है। हमें उम्मीद और कोशिश भी यही करनी चाहिए कि हमारे ताल्लुकात आपस में बेहतर हों। बिल्कुल ठीक है जी। वक्त हमारा खत्म हो गया नाज़रीन, इन पर आपसे आज के प्रोग्राम से इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।